नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंगलाजदार। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई गहरी साजिश हो रही है? साजिश उनको मारने की, उनको रास्ते से हटाने की। यह साजिश कौन रच रहा है और कैसे रूस और भारत की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर के बांग्लादेश के ढाका के अंदर चल रहे इस पूरे प्लान को फेल किया। कई दिन, कई रात तक ढाका की सड़कों पर कोवर्ट ऑपरेशन चलता है और आखिरकार अमेरिकी आर्मी का वो कमांडर जो ढाका में बैठ करके इस ऑपरेशन को लीड कर रहा था, कमरा नंबर 808 में, वो मृत पाया जाता है, उसको मार दिया जाता है। ये बताऊंगा, लेकिन आपको लगेगा कि मैं कुछ ज्यादा बातें कर रहा हूं, ज्यादा बड़ी बातें कर रहा हूं। प्रधानमंत्री को कोई टारगेट थोड़ा ही करेगा इस तरीके से। तो उससे पहले पिछले 70-75 सालों में, भारत की आजादी के बाद अब तक वो हाई प्रोफाइल केस जो भारत के नामी चेहरे हुआ करते थे, लेकिन अमेरिका की इस खुफिया एजेंसी ने उनको रास्ते से हटा दिया। सबसे पहला नाम 24 जून 1966 को होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा भारत के वो व्यक्ति थे जो न्यूक्लियर, अगर होमी जहांगीर भाभा रहते तो अगले कुछ ही सालों में भारत न्यूक्लियर पावर बनने वाला था। और सोचिए, 1966 के समय में दुनिया के अंदर 2-3 देशों के अलावा न्यूक्लियर पावर किसी के पास था ही नहीं। और भारत अगर उस समय न्यूक्लियर पावर बन जाता तो क्या करगिल और क्या दूसरी घटनाएं, और आज पाकिस्तान वैसी हैसियत ही नहीं बचती। 11 जनवरी 1966 ताशकंद के अंदर लाल बहादुर शास्त्री की मौत होती है। वो क्यों, उनको रास्ते से क्यों हटाया? क्योंकि भारत उस समय 1965 में, कुछ समय पहले ही पाकिस्तान को धूल चटा चुका था। वो पाकिस्तान जिसके पीछे अमेरिका खड़ा था। भारत और रूस की दोस्ती गहरी थी और रूस ही भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता करा रहा था। और ऐसे में अगर समझौता हो जाता तो अमेरिका इस पूरे इलाके में कमजोर पड़ता। लिहाजा लाल बहादुर शास्त्री को रास्ते से हटाया गया। 30 दिसंबर 1971 को विक्रम साराभाई की इसी तरह संदेहास्पद तरीके से मौत होती है, रहस्यात्मक तरीके से मौत होती है। विक्रम साराभाई, जिनको भारत के अंदर फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। 1994 के अंदर नंबी नारायण केस को ही जान लीजिए। नंबी नारायण जो इसरो के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, वो वैज्ञानिक जिनके लीडरशिप में अंतरिक्ष प्रोग्राम भारत का बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, उनके खिलाफ, हालांकि उनको मौत के घाट तो नहीं उतार पाई सीआईए, लेकिन उनके खिलाफ एक ऐसी साजिश रची जाती है जिसके जरिए अमेरिका की सीआईए ने ही भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों के कानों में ऐसी खबरें डाली कि नंबी नारायण जासूसी कर रहे हैं भारत की और विदेशों को इसकी खुफिया जानकारी बेच रहे हैं। नंबी नारायण के ऊपर जांच बैठती है, जांच होती है। हालांकि बाद में इस जांच से ही पता चलता है कि ये तो इनके खिलाफ आरोप लगना ही एक बहुत बड़ी साजिश थी। लेकिन इस केस ने नंबी नारायण का पूरा जो साइंटिस्ट के तौर पर करियर था वो चौपट कर दिया और भारत का जो अंतरिक्ष प्रोग्राम था वो पूरी तरह से पटरी से उतर गया। 2009 से 13 तक, पुरानी बातें क्यों करें, 2009 से 13 तक भारत के अंदर न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े कई वैज्ञानिकों और इंजीनियर, एक दो नहीं दर्जन भर वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की रहस्यात्मक तरीके से अचानक मौत हो जाती है। लेकिन बाद में जब अचानक होती हुई हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े हुए वैज्ञानिकों की मौत के पैटर्न को फॉलो किया गया, तरीकों को फॉलो किया गया, तो पता चला है कि ये तो एक ही पैटर्न में कई साइंटिस्ट की, कई इंजीनियरों की मौत हो रही है। उसी तरह की मौत उस समय ईरान के अंदर भी हुई थी, क्योंकि ईरान परमाणु हथियार बनाने जा रहा था और अमेरिका और ईरान के बीच पूरी तरह से तनातनी हो रखी थी। परमाणु डील भारत और अमेरिका की 2008 में हुई थी और उस समय भारत के भीतर अमेरिका के इंटरेस्ट कितने गहरे थे उसे मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा। शाहिद सिद्दीकी नाम के बहुजन समाज पार्टी के एक्स एमपी हैं, जर्नलिस्ट रहे हुए हैं, उनका हाल ही में एक इंटरव्यू आया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो पहले अमेरिका और भारत के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने डिटेल में पढ़ा तो पता चला कि इसमें बड़ा फायदा तो अमेरिका का है, भारत का फायदा कम है। और उसके बाद जब उनकी अमेरिका विजिट हो रही थी, वो भी अमेरिका जाते और उन्होंने कहा कि मैं इस पैटर्न को फॉलो कर रहा था कि भारत के अंदर जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप इस न्यूक्लियर डील का विरोध कर रही है, लेकिन जैसे ही उनकी अमेरिका विजिट होती है उसके बाद में वो चुप हो जाता है। वहां जाकर के उनको ऐसा कौन सा बड़ा लालच अमेरिका दे देता है। जब शाहिद सिद्दीकी अमेरिका गए और एक बैठक चल रही थी जिसमें उन्होंने विरोध किया, तो वहां अमेरिकी सरकार का एक मंत्री उनको लेकर के दूसरे कमरे में जाता है और जाते ही सीधा कहता है, व्हाट वी कैन डू फॉर यू, यानी कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आप जो बोलोगे वो करेंगे, आपको जो फायदा चाहिए वो पहुंचाएंगे, लेकिन आप इस डील का विरोध मत कीजिए। आप सोचिए कि भारत और अमेरिका के बीच में कोई डील हो रही हो और अमेरिका भारत के नेताओं को धन और बल से अपने पक्ष में कर रहा है डील के लिए। इस
हद तक अमेरिका किसी भी देश के भीतर तक घुसा हुआ होता है। और पिछले कुछ समय में भारत ने जिस तरीके से अपनी ताकत दिखानी शुरू की है, अमेरिका के इशारों पर नाचना जब से बंद कर दिया है पिछले 10-15 सालों से, तब से अमेरिका इस दिक्कत में है कि भारत को कैसे कंट्रोल किया जाए। उसके बाद में 1975 के अंदर जब 2 जनवरी के दिन, उस समय इंदिरा गांधी बहुत ताकतवर थी 1975 के अंदर, 71 में बांग्लादेश को अलग करके, पाकिस्तान को, अमेरिका को धूल चटा करके, और उसके बाद में इतनी ताकतवर थी कि अमेरिका की मर्जी इंडिया में चलनी बंद हो गई थी। तब ललित नारायण मिश्र रेलवे मंत्री हुआ करते थे इंदिरा गांधी सरकार के दौरान, और बिहार के समस्तीपुर में बम धमाकों में उनकी मौत हो जाती है। कहा जाता है कि उनकी मौत के पीछे CIA, उनकी मौत के पीछे अमेरिका का एक ही टारगेट था, वो इंदिरा गांधी को मैसेज देना चाहते थे कि आप अगर हमारे बहुत ज्यादा खिलाफ जाएंगे तो हम किस हद तक आपकी सरकार को और आपकी सत्ता को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इस पैटर्न को हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से देखा था, किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार, न सिर्फ सिंदूर के सीज फायर के समय बल्कि उसके बाद से लगातार एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। जिस मसले पर भारत ने सहमति जताई नहीं हो, ट्रंप से बात भी नहीं की हो, वैसे वो बयान दे रहे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयान दिया था, मैंने तभी कहा था कि इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति साफ है। वो दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप जो ट्रेड डील होनी है वो हमारी शर्तों के हिसाब से नहीं करते हैं, तो हम अपने बयान से आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर सकते हैं। क्योंकि कई दिनों तक, जब से ट्रंप ने कहा कि मैंने ये सीज फायर कराया है, तब कई दिनों तक भारत सरकार के लिए यह मुश्किल हो गया था अपनी जनता को यह समझाना कि ये जो सीज फायर है उसमें अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के DGMO की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी और हमारे DGMO ने उसे मान लिया। हमने अपने प्राइमरी टारगेट्स को अचीव कर लिया था और फ्यूचर में अगर फिर से कोई जरूरत पड़ी तो हम इस तरह का ऑपरेशन करेंगे। लेकिन जनता को समझाना बहुत मुश्किल हो गया था। ट्रंप ये मैसेज दे रहे थे कि मेरे एक बयान से तुम्हारी पूरी इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्टर्ब हो सकती है। अब होता क्या है, फिर से मुद्दे पर आते हैं कि दरअसल हुआ क्या था। आपको याद होगा कि 28-29 अगस्त के आसपास प्रधानमंत्री मोदी चीन और जापान की यात्रा पर थे। SCO समिट में भाग लेने जाते हैं और वहां पर एक तस्वीर सामने आती है जिसमें व्लादिमीर पुतिन और मोदी 45 मिनट तक एक ही गाड़ी के अंदर होते हैं। वो एक ही गाड़ी पर होते हैं और उस पर पूरी ग्लोबल कवरेज होती है कि आखिरकार एक गाड़ी जो खड़ी रहती है, ऐसा भी नहीं कि 45 मिनट किसी एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा हो, एक जगह गाड़ी खड़ी रहती है और उसके अंदर व्लादिमीर पुतिन और मोदी के बीच में ऐसी क्या बात हुई होगी। मोदी 28 तारीख को गए थे। उससे ठीक 2 दिन पहले अमेरिकी आर्मी का एक अधिकारी है जिसका नाम है टेरेंस अर्वेल जैक्सन, वो बांग्लादेश के ढाका में आता है, पॉश इलाके के होटल में कमरा नंबर 808 में रहने लगता है। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही भारत से बाहर जाते हैं, चीन की यात्रा पर निकलते हैं। अमेरिका का टारगेट था कि किसी भी हाल में प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की मुलाकात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब से 2019 में इंडिया चाइना बॉर्डर पर इंडिया और चाइना के बीच टेंशन हुई थी, उसके बाद से भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच में एक दूरियां आ चुकी थी। लिहाजा उसके बाद से हम कोई भी गर्मजोशी भरी सार्वजनिक मुलाकात नहीं कर रहे थे, बजाय इसके कि किसी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आपस में टकरा जाए और एक कटस्थ मुलाकात हो जाए। अमेरिका, जिसकी रसिया से ऑलरेडी अदावत चल रही है, वो रसिया को कंट्रोल करना चाहता है, चाइना को अलग से कंट्रोल करना चाहता है। और उसे ये पता था कि रसिया, चाइना और इंडिया को एक साथ ला करके रूस, चीन और भारत मिलकर के अमेरिका को मुकाबला करने वाले हैं। लिहाजा किसी भी हाल में चीन के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात को रोका जाए। इसके लिए यह प्लान किया जाता है कि प्रधानमंत्री की मुलाकात होने से पहले भारत के अंदर बड़े स्तर पर डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाए, ताकि प्रधानमंत्री अपनी उस यात्रा को बीच में छोड़ करके वापस आ जाए, या फिर उनके ऊपर एक प्रेशर बने और वो एक समझौते टेबल पर आ सके कि हम जिनपिंग के साथ मुलाकात नहीं करेंगे, चीन के साथ अपने रिश्तों को अच्छा नहीं करेंगे, आप इस तरह की डिस्टर्बेंस हमारे यहां क्रिएट मत कीजिए। इसी बीच ये घटना होती है और 31 अगस्त के दिन, जिस दिन व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात उस गाड़ी में होती है, उसी दिन बांग्लादेश के ढाका में उस पॉश इलाके की उस VIP होटल के कमरा नंबर 808 में अमेरिकी आर्मी का यह अधिकारी मारा जाता है। उसकी मौत हो जाती है रहस्यात्मक तरीके से। हालांकि मौत की कहानी भी अलग अलग तरीके से सामने आ रही है। कुछ सूत्रों के हिसाब से ये आ रहा है कि एक गाड़ी आती है उस होटल के बाहर, उस गाड़ी से 2 लोग उतरते हैं, चुपचाप होटल के अंदर घुसते हैं। वो गाड़ी वहां से जैसे होटल से बाहर निकलती है, ढाका की सड़कों पर एक ऐसा कोवर्ट ऑपरेशन शुरू होता है जिस कोवर्ट ऑपरेशन ने
कई लोगों की अगले कुछ घंटों में मौत ली, लेकिन उस व्यक्ति की मौत नहीं हो सकी जिसको वो टारगेट करना चाहते थे, यानी कि सीआईए के वो लोग जो प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करना चाहते थे। दरअसल अब आप अमेरिका का एजेंडे को समझने की कोशिश कीजिए। अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपने टॉप कमांडरों को, टॉप डिप्लोमेट्स को एक दूसरे कवर के अंदर देश में, आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। आपको होगा कि आर्मी अफसर यहां पर आया होगा, किसी दूसरे काम से आया होगा, आप इसे कैसे काउंट करते हैं। पीटर डी हास अमेरिका के एक डिप्लोमेट है, वो अभी कुछ दिन पहले रिटायर हुए हैं, बांग्लादेश के अंदर राजदूत रहते हुए। अमेरिका में वो राजदूत के तौर पर रिटायर होते हैं, लेकिन उन्होंने एशिया वाले इस रीजन के अंदर लंबे समय तक काम किया है, लिहाजा यहां की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के लिए उन्हें अपने ऐसे डिप्लोमेट्स को इन इलाकों में पोस्टेड रखना जरूरी होता है। अलग अलग देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियां उन पर नजर रखती है, जाहिर सी बात है भारत भी उन पर नजर रखता है। मजेदार बात यह भी है कि जिन सीआईए के ऑपरेट्स, जो टेरेंस अर्विल, जैक्सन वगैरह की मौत वगैरह हुई है, सीआईए को यह पहले से हो गया था अनुमान कि कोई है जो हमारा पीछा कर रहा है, कोई है जो हमको ट्रेस कर रहा है कि हम कहां जा रहे हैं, क्या रणनीति बना रहे हैं। लेकिन सीआईए को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये जो ट्रेस कर रही है वो भारत और रूस की सुरक्षा एजेंसियां कर रही है, खुफिया एजेंसियां कर रही है। क्योंकि बांग्लादेश के अंदर अमेरिका को ज्यादा शक चीन पर था कि चीन हमको ट्रेस कर रहा है, क्योंकि चीन के यहां पर कई पोर्ट को लेकर के इंटरेस्ट है। चीन का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में प्लान था। बांग्लादेश उससे पहले चीन के साथ ठीक ठाक रिश्तों में जा रहा था, जब तक कि अमेरिका ने उसे टॉपल करके पूरी तरीके से अपने कब्जे में न ले लिया। लिहाजा जो पीटर डी हास हो गए, ऐसे लोग आते हैं, ये होते डिप्लोमेट्स है, कोई आर्मी के अधिकारी है, लेकिन ये कभी बिजनेस ट्रिप के नाम पर आते हैं, कभी किसी टूरिस्ट वीजा के नाम पर आ जाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि पीटर डी हास जो वहां के डिप्लोमेट थे, उनको रिटायरमेंट के जस्ट बाद में एक्सीलरेट एनर्जी नाम की एक कंपनी होती है, उसके एडवाइजर बनाया जाता है। अब बात समझिए, एडवाइजर क्या ही करता है, ज्यादातर एडवाइजर तो वैसे भी वो एक सरकारों में बड़े पदों पर जब एडवाइजर नाम की कोई चीज आती है तो वो असल में किसी एक मिशन के लिए उनको पोस्टेड किया जाता है, एक टेक्निकल पोस्ट देनी होती है। दरअसल अमेरिका का ऐसा मानना है कि दुनिया, अमेरिका या अमेरिका जैसे जो दुनिया के फूफे हैं, उनका यह मानना है कि दुनिया हमारे हिसाब से चलनी चाहिए। अमेरिका चाहता है कि भारत एक लिबरल ऑर्डर को मेंटेन करे। लिबरल ऑर्डर जहां पर पॉलिटिकली हो, कल्चरली हो, रिलीजियस हो, नेशनलिज्म के लेवल का हो, कोई भी एक आइडियाज या आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा ना हो, एक लिबरल ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। वो लिबरल ऑर्डर जिसे वेस्टर्न वर्ल्ड ने डिसाइड किया है, वो लिबरल ऑर्डर जो वेस्टर्न वर्ल्ड के हिसाब से चलता है। लिबरल ऑर्डर में भी इंटरेस्ट ज्यादा उस कंट्री के नहीं, वेस्टर्न वर्ल्ड के होते हैं। लेकिन भारत जिसकी एक सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है, भारत जिसकी आत्मा में नेशनलिज्म बसता है, तो भारत पिछले 10-15 सालों से अपनी उस सिविलाइजेशनल जो ट्रेंड है उसको फॉलो कर रहा है, प्लस नेशनलिस्ट आइडिया को और स्ट्रांगली इंप्लीमेंट कर रहा है। ये आइडिया और जो तौर तरीके होते हैं, ये वेस्टर्न वर्ल्ड द्वारा बनाए गए लिबरल ऑर्डर के बहुत अगेंस्ट होते हैं। लिहाजा जब लंबे प्रयासों के बाद वेस्टर्न वर्ल्ड को, अमेरिका को यह लगा कि भारत जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 15 सालों से सरकार चल रही है, जो उस लिबरल ऑर्डर पर वापसी नहीं करना चाहती है, वो लिबरल ऑर्डर जिसे मैं बार बार कह रहा हूं वेस्टर्न वर्ल्ड का बनाया हुआ है, वेस्टर्न वर्ल्ड के हितों के लिए बनाया हुआ है, ऐसे में उसे कमजोर करने के क्या तरीके होते हैं, जिसमें पहला तरीका होता है उस देश के अंदर अपना इकोसिस्टम बनाओ। और इकोसिस्टम बनाने के लिए जो सिविल सोसाइटी होती है वो सबसे मजबूत और सबसे पहला हथियार होता है। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही ये जो फर्जी एनजीओ है, शेल कंपनियां हैं, इस तरीके का जो इकोसिस्टम, जो फंड को रूट करके और अलग अलग नाम के फाउंडेशन और अलग अलग संस्थाएं खड़ा करके इस देश का जो नैरेटिव बिल्डिंग का काम करता है, और जो राष्ट्र हितों वाला नैरेटिव है उसके अगेंस्ट एक नैरेटिव बिल्ड करके उस राष्ट्र हितों से जुड़े हुए नैरेटिव को जो डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है, उस इकोसिस्टम को तो प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने डिस्ट्रॉय किया है। पहले गुजरात में किया और अब देश में किया। अब जब आपका इकोसिस्टम के बेस पर अमेरिका जब काम नहीं कर पाता है तो वो दूसरा स्टेप लेता है। दूसरा स्टेप लेता है किसी भी गवर्नमेंट का डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि उसकी जो उस देश में अथॉरिटी है उसको कम किया जाए, उसको डाउन किया जाए, ताकि उस गवर्नमेंट को थोड़ा कंट्रोल किया जाए। गवर्नमेंट अगर बदल नहीं पाते हैं तो हम उसी गवर्नमेंट को कंट्रोल करके अपने हिसाब से फैसले करवाएं, उनका मार्केट अपने हिसाब से रेगुलेट कर सके। डिग्रेडेशन लोकसभा चुनाव में हुआ, आपने देखा किस तरीके से 2014 और 2019 जितनी मजबूत सरकार होने के बावजूद 2024 के रिजल्ट आपके सामने हैं। किस तरीके से 400 पार का नारा लगा रही सरकार, कैसे बीजेपी या एनडीए कहें कि बीजेपी 240 पर आ गई और एनडीए गठबंधन 300 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई।
डिग्रेडेशन तो हो गया, लेकिन डिग्रेडेशन होने के बावजूद एक पैटर्न जिसको बहुत माइक्रो लेवल पर इंटेलिजेंस एजेंसियां और वेस्टर्न वर्ल्ड ने फॉलो किया, वो ये किया है कि सरकार के सभी प्रमुख मंत्रालय, सभी प्रमुख डिपार्टमेंट अकेली भाजपा के पास में, उसके सहयोगियों के पास में है नहीं। लिहाजा कोई भी फैसला करवाना है तो फिर भाजपा खुद ही करती है, सहयोगियों को इन्फ्लुएंस करके भी आप वो फैसले नहीं करवा सकते। अब जब डिग्रेडेशन से आपका काम नहीं चला, सरकार को आपने टेक्निकली डिग्रेड करने के बावजूद जब सरकार अपनी मर्जी से चल रही है, तो तीसरा ऑप्शन आता है, वो आता है उस सरकार को टारगेट करो। टारगेट कैसे किया जाता है? उस देश के अंदर ऐसा माहौल बनाओ, डिस्टर्बेंस क्रिएट करो, पब्लिक लेवल पर बार बार आंदोलन खड़े करो, आगजनी खड़ी करो, हिंसा खड़ी करो, और उस तितर बितर हुए माहौल के बीच में सरकार को टारगेट करो, सरकार की टॉप पोजीशन पर बैठे हुए लोगों को टारगेट करो। आपने पिछले 2-3 सालों में यह पैटर्न देखा हुआ होगा कि म्यांमार और बांग्लादेश के बाद किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के अंदर अलग अलग इलाकों में भारत के भीतर जातीय लेवल पर, संस्कृति के लेवल पर, धर्म के लेवल पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से पंजाब के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर खालिस्तान की आइडियोलॉजी से बिलोंग करने वाले लोग चुनाव में जीत करके आ जाते हैं। ये बिना किसी वेस्टर्न पावर के बड़े सपोर्ट के बिना ये संभव हो नहीं सकता है। ऐसे में जब अमेरिका अपने प्राइमरी दोनों ऑप्शन पर फेल हो गया, जिसमें वो सरकार को इकोसिस्टम के जरिए कंट्रोल करना, एंड सेकंड ऑप्शन उस गवर्नमेंट को, उस पावरफुल सरकार को डिग्रेड करके, कमजोर करके फिर उसे कंट्रोल करना, जब दोनों ऑप्शन में फेल हो गया, अब तीसरे ऑप्शन के तौर पर उसे टारगेट। अब इस बात को यूं भी समझिए कि जब से यह घटनाक्रम हुआ है एससीओ समिट के बाद में, प्रधानमंत्री मोदी जब वहां से लौटे थे तो दिल्ली के अंदर 2 सितंबर को एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा भी था, मैं कल रात ही चीन और जापान की यात्रा से लौटा हूं। जब वो ये कहते हैं, ठीक उसके बाद तालियां बजती तो प्रधानमंत्री पूछते हैं, गया उसके लिए ताली बजा रहे हो या लौट आया हूं उसके लिए ताली बजा रहे हो? लेकिन उसके बाद से वो लगातार अपनी फॉरेन विजिट को इग्नोर कर रहे हैं, वो कोई भी विदेश दौरा नहीं कर रहे हैं। अब इसके पीछे एक वजह ये बताई जा रही है कि ऐसी जब ये पूरा का पूरा बांग्लादेश और ढाका वाले प्रकरण को स्टडी किया गया तो ये समझ में आया कि प्रधानमंत्री अगर ज्यादा विदेश दौरा पर और बाहर रहते हैं तो पीछे देश के भीतर बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करके उनको सत्ता से बेदखल करने की सीआईए अपना ऑपरेशन लॉन्च कर सकती है। ऐसा जो कैलकुलेशन करने वाले लोग हैं वो बता रहे हैं। इसको यूं समझिए, 23 से 29 सितंबर के बीच में यूएनजीए की मीटिंग होने वाली थी। प्रधानमंत्री मोदी को उस मीटिंग में जाना था, संयुक्त राष्ट्र जनरल महासभा की, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गए थे, कई देशों के राष्ट्र अध्यक्ष गए थे, लेकिन भारत की तरफ से राष्ट्र अध्यक्ष नहीं गए, विदेश मंत्री एस जयशंकर जाकर आते हैं। इसके बाद में गजा पीस समिट होती है, उसके अंदर प्रधानमंत्री को जाना था, तमाम देशों के लोग उसमें मौजूद थे, लेकिन नहीं जाते हैं वो वहां पर। उसके बाद में हाल ही में आसियान समिट होना था 26 से 28 अक्टूबर को, उसमें प्रधानमंत्री के जाने का शेड्यूल पूरी तरह से बन चुका था। यह खबरें सामने आ चुकी थी कि उस समिट के अंदर प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में मुलाकात हो सकती है और ट्रेड डील को लेकर बातें आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन अचानक से 2 दिन पहले खबर आती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वो दौरा भी रद्द कर दिया, वहां भी अब एस जयशंकर जाएंगे। उस घटना के बाद से अभी तक प्रधानमंत्री एक भी विदेश दौरा नहीं कर रहे हैं। उनको किसी भी हाल में देश से अपनी दूरी नहीं बनाना चाहते हैं, देश की एक एक घटना के ऊपर पूरी नजर बनाए हुए हैं। हालांकि इंटेलिजेंस एजेंसियों के ऑपरेशन कभी रुकते नहीं है। सीआईए अपना जब तक भारत का इकोसिस्टम अपने हिसाब से न कर दे, जब तक भारत अमेरिका की मर्जी से न चलने लगे, तब तक अमेरिका इस तरह के ऑपरेशन लॉन्च करती रहेगी। लेकिन एक नागरिक के रूप में, एक नागरिक, आप जो नागरिक है उनके रूप में मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि सत्ताओं को कमजोर करने की जब विदेशी साजिशें होने लगे, हमारे लिए अपने अलग अलग राजनीतिक दल हो सकते हैं, अपने अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं, लेकिन देश अलग अलग नहीं हो सकता। किसी भी वेस्टर्न वर्ल्ड के एजेंडे में फंसने की बजाय हमारे पास में सरकारों को उनके अधिकार याद दिलाने का 5 साल में एक बार समय आता है वोट देने के लिए। हिंसा के रास्ते पर, ताकत के दम पर हम आंदोलन को हिंसक करके सरकार को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो इससे 7 समंदर पार बैठे वो जो आंखों में सुरमा डाल के बैठे हैं, उनके मंसूबे कामयाब होते हैं, बजाय इसके कि हमारे भारत के राष्ट्रीय हित सदते हैं। क्योंकि तख्ता पलट जैसे कामों से अगर राष्ट्रीय हित सदते, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुए 2 साल हो गए, क्या वहां के हालात बदले? नहीं बदले। नेपाल में तख्ता पलट हुई इतना समय हो गया, क्या वहां पर सब कुछ अब खत्म हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, सारी समस्याएं खत्म हो गई? और पिछले कुछ सालों में जितने भी दुनिया के तख्ता पलट हुए हैं, वहां व्यवस्था बदलती है, व्यवस्था को कंट्रोल करने वाले लोग बदलते हैं, लेकिन जो समस्याएं आम लोगों की होती है वो जस की
तस्प रहती है। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।